20 मिनट आधे घंटे जो भी हो जाए। मैं भी 8 नमस्कार बजे पांचजन में आप निकलूंगा। सभी दर्शक नमस्कार पांचजन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुधीर और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जयवंत सिंह जी। और आज का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, बीएसएफ को दिए गए अधिकार पर है। सर आपका स्वागत है पांचजन के प्लेटफॉर्म पर, पांचजन के मंच पर। और थैंक जो हमारा आज जो हमारा आज का विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। बीएसएफ को जो अधिकार दिया गया है कि वो 50 किलोमीटर के दायरे में पंजाब, हरियाणा, पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई कर सकती है। तो उस पर कुछ राजनीतिक दलों को परेशानी है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सियासत क्यों होती है सर ये? यू सुधीर जी। पहली बात तो बहुत धन्यवाद कि आपने पंचजन्य के इस मंच में मेरे को मौका दिया कि मैं आके अपने कुछ विचार आपके साथ रख सकूं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करने से पहले और बीएसएफ के बारे में बात करने से पहले मेरे को एक और बहुत अहम मुद्दे के ऊपर दो शब्द बोलने हैं, जो कि एक बहुत बार्बरिक मर्डर हो गया है सिंघू बॉर्डर पर, जहां एजिटेशन, वो आंदोलनकारी कुछ बैठे हुए हैं बहुत देर से, और जिन्होंने की बहुत एक वहां एक रेन ऑफ टेरर को लगाया हुआ है। आज का जो जो प्रॉब्लम है उसमें उन्होंने एक पंजाब के एक दलित लड़के को बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है वहां। और उसको कहते हैं कि पहले उसका हाथ काटे, हो सकता है कि उसके पांव भी काटे, उसको कई घंटों के लिए टॉर्चर किया। उसके पीछे वजह क्या है वो तो बाद में क्लेरिफाई होगी, पर इस तरीके से उसके साथ बिहेव करना, और हमें सूत्रों से ये मालूम हुआ है कि वो उनके साथ काफी देर पहले से था, पर ये सारी बातें कंफर्म नहीं है, कभी कंफर्म होंगी तो पता लगेगा जब इसकी इंक्वायरी होगी। तो पर इस तरीके से किसी को भी मारना, ये तो हम तालिबान के भी आगे चले गए हैं। और ये क्या मानसिकता आ रही है इन आंदोलनकारियों में कि वो एक आंदोलनकारी से वो क्रिमिनल बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उस लड़के के परिवार को अपनी आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से कंडोलेंसेस देना चाहता हूं, जो कि इतनी माइंडलेस वायलेंस में इस बेरहमी से बेचारे की डेथ हुई। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस डेथ की जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है, ये जो आंदोलनकारी नेता हैं और स्पेशली जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, उन्हीं को लेना पड़ेगा। नाउ दे हैव गॉट ब्लड ऑन देयर हैंड्स, क्योंकि उन्होंने ही ये कहा था कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखेंगे। और पीसफुल कहाँ, ये तो पांचवी छठी घटना हो गई है वहां इस तरीके से। पहले एक लड़के को क्या कहते हैं, जिंदा जला दिया था, उसके बाद दो लड़कियों का रेप हो गया, और उसके बाद ये मर्डर हो गया, और भी वहां कई कुछ होता रहता है जिसके बारे में पता नहीं लगता है। तो उनको अभी सोचना पड़ेगा कि ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा, और इसकी भी देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा इसका जो आज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी रिस्क फॉर द कंट्री। जहां लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहा, वहां तो कुछ भी नहीं रहा। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि ये जब कोई ऐसा कांड होता है तो ये आंदोलनकारी जो हैं, ये जो नेता हैं, ये अपने आप को कह देते नहीं नहीं, हमारी तो ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? उन्हीं की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वहां उन्हीं ने बैठाया हुआ है। भड़काई हुई स्पीचेस वो ही देते हैं। तो अपना बहुत रोष प्रकट करते हुए और पूरी तरह से कंडेम करते हुए उस इश्यू को, मैं अभी आज की अपनी डिबेट में आता हूं। मैं अपसेट तो बहुत हूं, पर काम तो चलना पड़ेगा। तो हम अपनी डिबेट को आगे लेके चलते हैं। इस टाइम पर मैं बहुत अपसेट हूं कि वो ऐसे लड़के को मारा। मैंने वीडियो देखा, मुझसे बात नहीं हो रही है। जी, घटना ये बहुत ही दुखद है और ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पीछे खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाला की फोटो भी है उस एरिया में। अब जी खैर ये जी जांच का जी विषय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिल्ली में लाल किला, फिर उसके बाद करनाल का मामला, और फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी, और इसके बाद यहाँ पे तो किसान संगठन जो है वो जिम्मेदारी इसकी नहीं लेते। अभी बयान भी आया है, खबर चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, कि उन्होंने
मतलब जिम्मेदारी नहीं ली है, ऐसी खबर आ रही है। कैसे जिम्मेदारी नहीं लेंगे? उन्हीं ने वहां बैठाया हुआ है उनको। दिन रात उनके जो राकेश टिकैत हैं वो ऐसी भड़काने वाली स्पीचेस देते रहते हैं कि ये कर दो, ऐसे कर दो, कितना कुछ वो कहते हैं, आपको पता है, अभी क्या रिपीट करना है यहाँ। हैं, उनके सारे लीडर्स ऐसे कहते हैं, और उनके जो लोग हैं वहां वो तो समझते हैं कि वो दे हैव बिकम अबव द लॉ। तो ये उनके भड़काने से है, इंस्टिगेशन से ही हो रहा है, तो वो जिम्मेवारी कैसे नहीं लेंगे? उन्होंने कहा था कि ये पीसफुल होगा, और ऊपर से बड़ी बात सुधीर जी ये है कि जब ये बात सब जुडिस है, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास है और वो कानून लागू नहीं हो सकते, कानून के ऊपर स्टे है, तो ये वहां बैठे कर क्या रहे हैं? कम से कम सुप्रीम कोर्ट को अपनी डिसीजन तो देने देना, उसके बाद अपनी एजिटेशन शुरू करें। ये क्या कर रहे हैं? इनका वहां बैठना ही इलीगल है, टेक्निकली गलत है। तो एनीवे चलो, ये बात आगे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं अपनी बात के ऊपर। बहुत अफसोस है ये, इस तरीके से जान जानी किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बच्चे की इस तरीके से डेथ हो जाए, और वो भी एक दलित बच्चे की जो कि उनके साथ था कितनी देर से। मेरा ख्याल ये तो ये निंदा से भी आगे है ये बात। ये बात ऐसी है जो जिसके लिए पूरा देश ही शर्मिंदा है कि हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। ये ये हमारे देश की तो परंपरा है ही नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी की। बहुत गलत हुआ जो हुआ। जी, जी। सर, हम डिबेट पे, मेन उस पे आते हैं चर्चा पर कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना क्यों जरूरी था? अभी तक तो 15 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई कर सकता था सीमा सुरक्षा बल, लेकिन अभी 50 किलोमीटर किया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है सर? देखो, पहली बात तो 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं था। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग दायरे थे। ये गुजरात में 80 किलोमीटर था, राजस्थान में 50 किलोमीटर था। तो इसके जो दायरे हैं ये अलग अलग थे। तो इन दायरों को रैशनलाइज किया है बीएसएफ ने। मेरे हिसाब से बीएसएफ ने इन सारे दायरों को रैशनलाइज किया है, और रैशनलाइज करने में उन्होंने दो चीजों का ख्याल रखा है। एक, उन्होंने थ्रेट परसेप्शन का ख्याल रखा है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के टाइम के ऊपर हमारे नेबर पाकिस्तान के पास ऐसे कौन सी एलिमेंट हैं जिनके साथ वो स्मगलिंग कर सकता है, और ड्रग्स की और आर्म्स की स्मगलिंग जो कि बेसिकली होती है इस चक्कर में। तो उनको उन चीजों को उन्होंने देखा है। उसमें बेसिकली चीजें क्या हैं? एक तो ड्रोन है, दूसरा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, तीसरा सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, चौथा जब अंदर बंदा आ जाता है तो आजकल सड़कें तो हमने अपने काम के लिए अच्छी की हैं, पर वो सड़कों का वो दुश्मन भी इस्तेमाल कर लेता है। वहाँ फास्ट गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं जो कि बहुत तेज चल सकती हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत टेक्निकल पैरामीटर्स होंगे जिससे कि इन्होंने थ्रेट परसेप्शन बनाई है कि ये पाकिस्तान के पास जो है, जो वो इस्तेमाल करता है, उसका काउंटर क्या है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट तो इस रैशनलाइजेशन का है कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कर दो, ताकि जब एक जवान की दूसरी जगह के ऊपर जो होती है, पोस्टिंग होती है, या जो पुलिस के साथ आपने तालमेल करना है, जो स्टेट्स के साथ आपने तालमेल करना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करना है, वो एक ही लेवल के ऊपर हो जाए। तो ये नहीं है कि आज के पंजाब की स्टेट में आप पंजाब के बीएसएफ आ रही है, बीएसएफ के बड़े ओहदे आ रहे हैं, तो अफसर आ रहे हैं, तो उनको यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के साथ 15 किलोमीटर की बात करनी पड़े, और यहाँ से वो निकले राजस्थान जाए, वहां 50 किलोमीटर की बात करनी पड़े। आप समझिए हो ना कि कितनी प्रॉब्लम होती है। अब सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, सारे स्टेट के ब्यूरोक्रेट, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को भी पता है कि ये लेवल है। तो ये यूनिफॉर्मिटी जब आएगी, ये रैशनलाइज होगा, तो ये जो कार्रवाई है जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत तेज गति पकड़ रही है, वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और ज्यादा इट विल बिकम मोर मैनेजेबल एंड मोर इंसाइसिव। दैट इज व्हाट आई वुड से। तो ये दो वजह हैं, और ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। यूसी पंजाब में तो ये बात शुरू हो गई कल से कि चीफ मिनिस्टर चन्नी गए थे होम मिनिस्टर अमित शाह के पास, और उन्होंने जाकर उन्हें कहा जी कि हमारे वहां बॉर्डर को सील कर दीजिए, तो अमित शाह जी ने ये कर दिया। ऐसा नहीं होता है, सिक्योरिटी ऐसे नहीं चलती है। इसके ऊपर स्टडी जो है वो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से चल रही होगी। इसकी स्टडी हुई होगी, इसकी वॉर गेम हुई होगी, इसकी एप्लीकेशन हुई होगी, इसके ऊपर रिपोर्ट बनी होगी, वो रिपोर्ट आगे थ्रू प्रॉपर चैनल गई होगी, वो होम मिनिस्ट्री में गई होगी, प्रोबेबली कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के पास गई होगी, और फिर ये एप्लीकेशन हुई है।
तो ये चीजें बड़ी सोच समझ के होती हैं सुधीर जी, ये ऐसे नहीं अप्लाई कर दी जाती है। और मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले 5-6 पॉइंट दिए हैं कि उनके पास आजकल क्या है, उनके पास ड्रोन है, उनके पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वो उसको काटने के, बॉर्डर फेंसिंग को काटने के डिवाइसेस हैं, वो बड़ी जल्दी टनलिंग कर सकते हैं, उनके पास फास्ट व्हीकल्स हैं। तो 15 किलोमीटर तो आजकल की गाड़ियां कितनी देर में कर जाती हैं, 5 मिनट में कर जाती हैं। तो रिएक्शन टाइम भी तो चाहिए ना बीएसएफ को। कोई जब एक बंदा अंदर आ जाता है तो उसको पकड़ने के लिए 10 मिनट पीछे वालों को, लोगों को भी तो कहना पड़ता है ना कि ये यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, उनको वहां रोक लो, कोई स्टॉप लगाना पड़ता है, कोई कॉर्डन लगाना पड़ता है। सो यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ना। जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कदम से जो मेन ये राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब नारकोटिक्स टेररिज्म से जूझ रहा है, अभी भी जूझ रहा है, ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है वहां पर, और घुसपैठ की, ये काफी हद तक अंकुश लगेगा इस पे। जी बहुत सर। फर्क पड़ेगा। देखो 15 किलोमीटर के बीच में, देखो पहली बात तो ये समझनी बहुत जरूरी है सुधीर जी कि सिर्फ पंजाब ही नहीं जूझ रहा है, राजस्थान भी जूझ रहा है, जेएंडके भी जूझ रहा है इस चीज से। जेएंडके में ये उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि जेएंडके में डिस्टर्ब एरिया एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट पहले ही है। असम भी जूझ रहा है इस चीज से, गुजरात बहुत ज्यादा जूझ रहा है, आपको पता ही है क्या हो रहा है गुजरात में। पाकिस्तान ने तो ये सोच लिया है, पाकिस्तान ने इंडिया को सिर्फ इंडिया के ड्रग्स के लिए नहीं, अपने इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड के लिए कंड्यूट बनाया हुआ है कि यहां से निकल के जाएगा। और ये अरबों रुपए का ये खेल चल रहा है। तो या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास हम जाएं और इस खेल को किसी तरह से बंद करें। तो अगर वो नहीं होता है तो हमें अपनी सुरक्षा के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। और ड्रग्स से ज्यादा प्रॉब्लम पड़ गई है भी आर्म्स की। इतने ज्यादा ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स आ रहे हैं यहाँ पंजाब में, वहां तो लैंड कर नहीं सकते, वहां यूसी वहां बड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ लैंड करा के उनको कश्मीर में भी भेजा जाता है। और यहाँ भी आजकल ये जो खालिस्तान की रीसरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आर्म्स आ जाएंगे। अगर बड़े नहीं भेज सकते वो पिस्टल्स भेज देते हैं, ग्रेनेड भेज देते हैं। सो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि बीएसएफ जो है हमारी पंजाब में, और जो पंजाब पुलिस है, वो इतना जबरदस्त काम कर रही है, कोई कहने की बात नहीं। जितने अटैक, इसीलिए तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने इतनी बातें की इसके बारे में, क्योंकि उनको पता है कि कितने बार ड्रोन आ रहे हैं और किस तरीके से वहां से अटैक हो रहे हैं। अब ड्रोन का एक और फायदा होता है, अगर वो ना आए तो वो वापस भी जा सकता है। पहले ये होता था कि जो चीज अंदर आ गई उसको पकड़ लिया तो वो सीज हो गई, अभी अगर वो नहीं आती है वो वापस ले जाते हैं अपने ड्रोन को। तो उनका नुकसान भी नहीं होता है, फायदा ही फायदा है ना उनका। तो बहुत सारे अटैक्स पंजाब पुलिस ने और बीएसएफ ने, दोनों ने इकट्ठे मिलके बहुत सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर अभी ये जो 50 किलोमीटर है, इसमें पुलिस और बीएसएफ की भी तालमेल बढ़ जाएगी। यूसी बीएसएफ को टाइम मिल जाएगा पुलिस को एक्टिवेट करने के लिए। पहले तो टाइम ही नहीं था। 15 किलोमीटर के बाद आप खड़े हो जाओ, फिर वो बंदा कहाँ गया क्या पता। जब तक आपने पुलिस को एक्टिवेट किया तो वो आपके तो हाथ से निकल गया ना बंदा। सो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी, हालांकि इस वाले पे जैसे पुलिस और बीएसएफ कोऑर्डिनेशन में, जैसे आपने बताया कि अच्छी जानकारी थी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जबकि कुछ जो राजनीतिक दल है उनका एक तर्क ये है कि इससे बीएसएफ और पुलिस के बीच टकराव की समस्या बढ़ेगी, उनका ये कहना है। ऐसी खबरें भी आई थी। तो टकराव भी बढ़ने की आशंका है इसमें। देखो टकराव काय के लिए है, दोनों का जब काम एक है, अगर दोनों टकराव तो ईगो के साथ कहीं भी हो सकता है, घर के अंदर भी दो बर्तन। पर अगर दोनों ने प्रोफेशनली काम करना है तो जो वो 15 किलोमीटर में जो उनका तालमेल है वो अभी 50 किलोमीटर में हो गया, तो इसमें टकराव वाली क्या बात है। दूसरा, जो बीएसएफ है उसको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया जो उसके पास पहले नहीं था। अभी भी अगर वो किसी को पकड़ते हैं तो 24 घंटे के बीच बीच में उसको पुलिस को देना पड़ता है। उसका एफआईआर पुलिस करेगी, पर्चा वो दर्ज करेगी, केस वो लड़ेगी और चार्जशीट वो बनाएगी। बीएसएफ का ये काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई टकराव का तो मतलब ही नहीं है। ये तो सगों कोऑर्डिनेशन। अगर 15 किलोमीटर में टकराव नहीं हुआ तो 50 किलोमीटर में क्यों होगा। अगर उन्होंने अच्छी तरह तालमेल से काम करना है तो काम तो वही है ना, काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी। एक और सर इसमें है, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया था और अमित शाह जी को टैग भी किया था
उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया था, उसका जो हिंदी में है मैं बताता हूँ क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी से जुड़े हुए ज्यादा हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार के इस एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। तो ये संघीय ढांचा है, तो इससे सर मजबूत लगता है। इससे हमला कैसे होगा संघीय ढांचे पर? इस पर कुछ फेडरलिज्म के ऊपर हमला, कोई फेडरलिज्म के ऊपर हमला नहीं है। एक तरफ से वो ऐसे कह रहा है, और उनसे पहले जो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने इस चीज को की सराहना की है, इसको सपोर्ट किया है कि ये बहुत जरूरी था ये काम करना। तो फेडरलिज्म देखो, नेशनल सिक्योरिटी इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। और ये नेशनल सिक्योरिटी ऐसे नहीं हो सकती है कि आप एक जगह के लिए एक दूसरा कोई फॉर्मेट लगाओ, दूसरी जगह में दूसरा फॉर्मेट लगाओ। उससे फोर्सेज में भी कंफ्यूजन पड़ जाती है और ऑपरेशंस में भी कंफ्यूजन पड़ जाती है। ये ऐसे ऐसे कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं होता है। तो हर चीज को राजनीति में ले जाना, हर चीज को एक राजनीतिक दायरे में ले जाना, ये मेरे हिसाब से ये कोई एक मुनासिब बात नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो कि राजनीतिक दायरे से ऊपर होती हैं। एक टाइम था हमारे पास हिंदुस्तान में इतने टॉल लीडर्स थे कि वो हर चीज की बात कर लेते थे, पर फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट के पास ही रहने देते थे। वो टाइम थे जबकि फॉरेन पॉलिसी में इतना तालमेल था। बीजेपी और कांग्रेस, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि कांग्रेस की सरकार ने फॉरेन मिनिस्टर वो यूएनजीए में स्पीच देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। है? तो इस तरीके का तालमेल, कुछ चीजें होती हैं सुधीर जी जो पॉलिटिक्स से अबव होती हैं। पॉलिटिक्स खेलने के लिए और बहुत बहुत चीजें हैं, डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है। तो डिफेंस के साथ और सिक्योरिटी के साथ तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी वो नहीं होनी चाहिए। और अप्लाई तो होने दो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में पता लग जाएगा। आपका क्या ख्याल है? प्रॉब्लम होगी तो ये ग्राउंड के ऊपर सॉर्ट आउट नहीं कर देंगे। आपने किसी पुलिस वाले का कोई स्टेटमेंट पढ़ी है कि उसने कहा हो कि ये गलत होगा? किसी ने नहीं कहा। जो कह रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ऐसे हैं जिनको इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं है। वो कह रहे हैं बाय बाय सारी जो हैं, ये अपने पॉलिटिशियंस को क्यों डिबेट में भेज रहे हैं? ये डोमेन एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं डिबेट में भेज रहे? ये रिटायर्ड बीएसएफ के लोगों को क्यों नहीं डिबेट में ले रहे हैं? ये रिटायर्ड पुलिस पर्सनल को क्यों नहीं ले रहे हैं? ताकि अच्छी जो 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 लोगों को जो इंफॉर्मेशन देनी है वो अच्छी और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो। ये तो ऐसी बस बात करने के लिए बात कर रहे हैं। जी, ये वैसे भी ये क्लियर था, और आपने भी क्लियर किया यहाँ पे कि ये राज्य का विषय नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रीय विषय है, और इस पर कड़े कदम उठाने ही चाहिए, और राष्ट्र केंद्र इसे देखता है। ये और कड़ा दूसरा कदम सर तो एक है चीज। ही नहीं। ये सुधीर जी, ये कड़ा कदम तो है ही नहीं। ये तो एक जी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है। इससे जी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएसएफ को कोई ऐसी पावर नहीं दे दी है कि तू जिसका दिल करे तू जिस घर के अंदर चला जा। भाई उनके पास हर एक के पास एनआईए है, सीबीआई है, सब कुछ है। तो एक बीएसएफ को इतना एक मॉन्स्टर बनाने की क्या जरूरत है? बीएसएफ को अपना काम करना है, उनको करने दो यार। बेसिकली बात यह है कि अगर कोई अंदर आ जाता है तो उसको घेरे में लेने के लिए आपको थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है। पहली बात तो कोई आ ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि ज्यादा इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा पंजाब में, उनके सिस्टम है। पर जहां जरूरत पड़ेगी तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। ये कोई कड़ा कदम नहीं है। इट इज अ वेरी नॉर्मल टैक्टिकल डिसीजन। स्ट्रैटेजिक भी नहीं है, ये तो टैक्टिकल डिसीजन है, ग्राउंड की डिसीजन है। जी, अपने देश पर तो राजनीतिक दल सेना के शौर्य पर सवाल उठा देते हैं। आतंकियों के साथ जी लगाने में उन्हें कोई परहेज नहीं होता है। एक सवाल मतलब मेरा था, मैं पूछता हूँ कि हमारे देश के जवान जो हैं सीमा की रक्षा करते हुए बलिदान हो जाते हैं, बलिदान दे देते हैं। इस तरीके के जो राजनीतिक बयान होते हैं उन पर क्या असर पड़ता होगा? कुछ मनोवैज्ञानिक असर पड़ता होगा क्या उन पर? बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। हम रहे हैं फौज में, हमें पता है कि यार एक तो तुम दिन सवेरे शाम दिन रात तुम काम करो, वहां मेहनत करो, तुम्हारी जान भी जाती है। बहुत मुश्किल होता है सुधीर जी बॉर्डर के ऊपर बैठना। ना तुम्हारे सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है। तुम्हारा पूरा बॉडी साइकिल जो है वो बर्बाद हो जाता है।
तो इट इज नॉट इजी, इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं होती है जितने बड़े हमारे बॉर्डर हैं, तो ये कोई आसान नहीं होता है। आप यार वो फौजी और सैनिक तो यही कहता है कि ये भाई आप लोगों को सुरक्षा देना हमारा काम है, आप बैठे रहिए, हमें अपना काम आराम से करने दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है आपके पॉलिटिक्स से, हमें किसी भी आपकी राजनीति से और आपके एक दूसरे को शोर शराबा करके एक दूसरे को से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे ही बहुत बिजी हैं, हमें अपना काम करने जी जी। दीजिए। राजनीति एक नहीं फौजी होनी। को, एक सैनिक बीएसएफ का हो या फौज का हो, किसी का भी हो, हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल। वी आर वेरी वेरी वी स्टे अवे फ्रॉम इट। जी जी। ये सर किसान आंदोलन पर और खालिस्तानी कनेक्शन, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन पर नहीं जो देखो, खालिस्तानी कनेक्शन, पहली बात तो मैं इसको किसान आंदोलन बुलाता ही नहीं हूँ। जो किसान हैं उनकी बड़ी जस्टिफाइड एस्पिरेशंस हैं, उनको कुछ डिस्ट्रस्ट है, उनके साथ बैठ के गवर्नमेंट जो है वो बात करने को बिल्कुल तैयार है, उनके मिसट्रस्ट को उतारने के लिए तैयार है, उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सुधीर जी मेरे को ये बताओ, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसानों को अपनी गलत साइड के ऊपर करके सर्वाइव कर जाएगी? तो बीजेपी जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है वो ऐसा तो नहीं ना कर सकती है। कुछ सोच के ही बनाए हैं ना ये कानून, ऐसे तो नहीं बनाए हैं। और बीजेपी ने एक बार नहीं 25 बार कह दिया है, 10 बार कह दिया है, 11 मीटिंग्स भी कर दी हैं, कहा है कि भैया आके बैठो हमारे साथ बात करो, और बात करनी चाहिए ना उसके ऊपर। इन एनी केस वो बात, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये आंदोलन, सो इसका मतलब ये किसानों का इतना आंदोलन नहीं है, ये आंदोलनकारियों का आंदोलन है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि इस आंदोलन को अभी खत्म नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण कि लॉलेसनेस जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जब से ये एजिटेशन शुरू हुई है, 3 क्रॉप्स उठा ली हैं सेंटर ने यहाँ से एमएसपी के ऊपर, ज्यादा एमएसपी देके अभी भी चुना जो है वो उठा रहे हैं, यहाँ से राइस की क्रॉप उठा रहे हैं। तो कैसे, किसको नुकसान हुआ इससे अभी तक? ऐसे कहना आज के 10 साल के बाद ये हो जाएगा, 20 साल के बाद ये हो जाएगा, 10 साल किसने देखे हैं? 10 साल के बाद क्या होगा क्या पता है। और ऐसा तो नहीं ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी कि किसानों के साथ इतनी जाति कर दो कि वो पार्टी की सत्ता ही चली जाए। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत कंफ्यूजन वाली बात आ गई है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी जो असली किसान है वो इससे इतना, इस टाइम पर तो सारे के सारे किसान अपनी क्रॉप को बेचने में लगे हुए हैं, और वहां सिंगू बॉर्डर के ऊपर मर्डर हो गया है, तो या वो वहां मर्डर कर रहे हैं या क्रॉप बेच रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए कि क्या कर रहे हैं। तो इट हैज टू बी सीन इन दैट पर्सपेक्टिव। जी। देश होता है सबसे बड़ा, और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और हमारी जो सेना है, हमारी जो फौज है, उसके साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, उसके साथ राजनीतिक बयानबाजी उसको लेकर नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र को सशक्त बनाने में सबका योगदान होना चाहिए, और ऐसे बयान कतई नहीं दिए जाने चाहिए जिससे नकारात्मकता फैले। सर, आप 5 जन के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और हम फिर आपको किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपको फिर आमंत्रित करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे लिए भी ये बहुत इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया, और जब भी आप कहेंगे, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है पंजनिया के साथ, जब भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर टाइम निकाल के यहाँ आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार।